आप लोगों में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर बाय करना है तो हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें डेस्कटॉप लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसकी क्या प्राइस रेंज होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करूंगा जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई कंप्यूटर बाय कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ये वीडियो मैंने सिंपल रखी है ताकि जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको भी ये इक्वली समझ में आ सके। नॉन IT बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए बनाए जिनको कंप्यूटर लेते हुए अक्सर आइडिया नहीं होता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनको क्या कौन सा कंप्यूटर लेना है। वीडियो को आप एंड तक देखें। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वो कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल सनी जीनियस को सब्सक्राइब करें। हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रहते हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो डिजिटल होती जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड होती जा रही है। जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, कोई भी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि कंप्यूटर से काम हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप कोई भी जॉब करते हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, इट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका वास्ता कंप्यूटर से पड़ ही जाता है क्योंकि अटेंडेंस सिस्टम से लेकर डेली ऑपरेशंस तक कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के आने के बाद स्मार्टफोन और कंप्यूटर जिंदगी की एक बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं। हमें डेली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से लेते हैं। उसके लिए हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम स्मार्टफोन लेते हुए ये ध्यान रखते हैं कि उसमें मेमोरी कितनी है, उसके कैमरा के फीचर्स क्या हैं, उसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है, उसकी रैम रोम कितनी है, इसी तरह कंप्यूटर लेते हुए भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है और वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको एंड तक प्रोवाइड करूंगा। कोई भी कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। आप वीडियो को गौर से समझिएगा। कोई भी कंप्यूटर बाय करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होता है कि आप किस पर्पस के लिए कंप्यूटर बाय कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो उसको गेम्स के लिए यूज करेंगे या फिर आप अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज करेंगे या फिर आप जनरल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज करेंगे या कोई IT पर्पस के लिए यूज करेंगे। अगर आपको पर्पस पता चल जाए तो उस हिसाब से आप स्पेसिफिकेशंस और प्राइस रेंज का एक रफ आइडिया कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको क्या स्पेसिफिकेशंस और कितने में आपको पड़ेगा। प्राइस रेंज की एग्जैक्ट मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि पाकिस्तान की बहुत वोलेटाइल मार्केट है। डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है जिसकी वजह से प्राइसेस डेली चेंज हो रही हैं और नैनो सेकंड्स की टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से चीजें नई से नई आती जा रही है मार्केट में। तो हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक पुरानी चीज हो चुकी हो तो आप जो है मार्केट से अपडेट ले सकते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि आपको अभी करंटली कौन सी स्पेसिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है, आपको अंदाजन क्या चीज सस्ती पड़ सकती है और क्या चीज महंगी पड़ सकती है। जनरली पाकिस्तान में ये कैटेगरीज होती हैं जिनमें लोग कंप्यूटर बाय करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स होते हैं, फिर कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो नॉन IT बैकग्राउंड से होते हैं, फिर कुछ प्रोफेशनल IT बैकग्राउंड से होते हैं, फिर कुछ गेमर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं। तो ये हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर लेने की। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है तो उसको ग्राफिक्स एक्सेलरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको GPU की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज्यादा इस वीडियो में GPU की बात करेंगे। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि एक ग्राफिक्स कार्ड जिसे कहते हैं। स्टूडेंट को ग्राफिक्स कार्ड की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक मिड रेंज लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप ले सकते हैं। जो नॉन IT प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं वो भी एक मिड रेंज लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद सकते हैं अपनी पर्पस के लिए। ये पर्पस इनका यूजुअली ये होता है कि ऑफिस सूट चलाना होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीजें इनको यूज करनी होती हैं। इसके अलावा इनको प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, इनको जो है असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, डेली के टास्क करने होते हैं, मूवीज देखनी होती हैं, सॉन्ग सुनने होते हैं। तो इस पर्पस के लिए इनको एक मिड रेंज लैपटॉप चाहिए होता है जिसमें एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस हो, बहुत ज्यादा हाई-फाई स्पेसिफिकेशंस इनको नहीं चाहिए होती। प्रोफेशनल IT बैकग्राउंड से जो ताल्लुक रखते हैं उनको वर्चुअल मशीन्स बनानी होती हैं, सर्वर्स बनाने होते हैं, वो ज्यादा स्पेसिफिकेशंस वाला कंपैरेटिवली चाहिए होता है। GPU यहाँ पे सब्जेक्टिव है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे उनको GPU की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स कार्ड की कुछ जगह पे ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोफेशनल IT बैकग्राउंड वाले जो है वो यूजुअली हाई एंड मशीन्स प्रेफर करते हैं क्योंकि अक्सर जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल्स चलाने होते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनानी होती हैं। इस वजह से उनको एक हाई एंड मशीन चाहिए होती है। गेमर्स एंड वीडियो एडिटर्स की हम अगर बात करें तो वो एक्सपेंसिव मशीन्स बाय करते हैं जो बहुत ज्यादा हाई स्पेक्स में होती हैं और उनको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ग्राफिक्स कार्ड के बगैर ये मशीन्स नहीं बिल्ड होती हैं। इसमें वो ज्यादा रैम होती है, ज्यादा इसकी मेमोरी होती है और इसके अंदर
प्रोसेसर भी ज़्यादा हैवी लगा होता है। अगर हम इस डिबेट में बात करें कि हमें लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, तो ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस रिलेटिवली कम प्राइस में मिल जाएगी। बट अगर आप हाइब्रिड काम करते हैं, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, या आपकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो बेस्ट चॉइस आपके लिए लैपटॉप होगी। लैपटॉप क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, वो उसमें सेम स्पेसिफिकेशन जो आपको डेस्कटॉप में कंपैरेटिवली सस्ती पड़ेंगी, लैपटॉप में महंगी पड़ेंगी, क्योंकि उसके यूनिट्स होते हैं इंडिविजुअल, वो उनका साइज कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी प्राइस ज्यादा होती है। लैपटॉप हर जगह कैरी कर सकते हैं। तो अगर आप हाइब्रिड काम करते हैं तो आइडियली आपके लिए लैपटॉप सही है। अगर आप मूव कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो लैपटॉप बाय करें। अगर आपने एक जगह रुक के काम करना है और आपकी प्राइस रेंज भी कम है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप डेस्कटॉप बाय करें। अगर सवाल ये है कि लैपटॉप कौन सा लें, तो सबसे मशहूर जो ब्रांड्स हैं जो लैपटॉप बनाती हैं वो है, उसमें है HP, डेल, IBM, लिनोवो, सोनी वायो, एप्पल मैकबुक जो कि सबसे बेस्ट होती है परफॉर्मेंस में, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, एसर, एसूस, माइक्रोसॉफ्ट सबसे मशहूर ब्रांड्स हैं। डेल की लैटिट्यूड्स होती हैं, फिर आपके पास HP की प्रो बुक्स और एलीट बुक्स होती हैं। इसी तरह आपके पास IBM का थिंकपैड होता है, लिनोवो तोशिबा ब्रांड है, एसूस है, सैमसंग है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरह गेमर्स के लैपटॉप में MSI का एक लैपटॉप आता है जो कि एक्सक्लूसिवली गेमर्स के लिए होता है। तो ये सारी ब्रांड्स हैं लैपटॉप्स के अंदर। डेस्कटॉप की अगर आप बात करें तो डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वहाँ पे बेयरबोर्न होते हैं, टावर्स होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, अनब्रांडेड होते हैं। मशीन को आप आउट ऑफ स्क्रैच बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप बेयरबोर्न मशीन ले सकते हैं किसी ब्रांड की, उसके अंदर आप अपग्रेड्स कर सकते हैं, या फिर आप एक बनी बनाई मैन्युफैक्चर की मशीन ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो फुल स्पेसिफिकेशंस के साथ एक बनी बनाई मैन्युफैक्चर्ड मशीन भी मिल जाएगी आपको, आप अपनी मर्जी से बिल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको आधी बनी हुई मशीन भी मिल जाएगी जिसके अंदर आप कुछ अपने पास से यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास डेस्कटॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। आइडियली जो लोग प्रेफर करते हैं वो दो कैटेगरीज होती हैं, बिल्ड करते हैं जिसमें उनका अपना सारे इंडिविजुअल यूनिट्स वो लगाते हैं, या फिर वो बनी हुई मशीन लेते हैं जिसके अंदर पावर सप्लाई और मदरबोर्ड ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर वो मेमोरी, ग्राफिक्स प्रोसेसर और ये सारी चीजें उसके अंदर वो अलग से ऐड करते हैं। जब भी आप कोई टावर डेस्कटॉप लेते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। अब आते हैं CPU के मॉड्यूल्स या उसके कंपोनेंट्स की तरफ। कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स मिलके काम करते हैं तभी कंप्यूटर चलता है। अब जो मेन पार्ट्स हैं उनमें आती है इसकी मेन पावर सप्लाई, एक मदरबोर्ड, ऑप्टिकल ड्राइव्स, इसकी हार्ड ड्राइव्स, ये सारे मिलके जो है वो एक कंप्यूटर को कंप्राइज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, तो फिर आपका एक कंप्यूटर सही तरीके से फंक्शन करता है। जैसे कि मेन जो इसका पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड, जिसके अंदर प्रोसेसर होता है, रैम्स लगती हैं और इसके अंदर मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं इसकी ऑप्टिकल ड्राइव्स। मदरबोर्ड के अंदर ही GPU लगता है, ग्राफिक्स प्रोसेसर लगता है, के अलावा हार्ड ड्राइव्स जो है मदरबोर्ड से अटैच की जाती हैं। पावर सप्लाई होती है जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर के अंदर वो होता है उसका प्रोसेसर। ये वो चीज है जो सारी कंप्यूटेशंस को और सारी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। जिस तरह इंसान का दिमाग होता है ऐसी कंप्यूटर के लिए इसका एक प्रोसेसर एक मेन कंपोनेंट होता है, एक मेन एलिमेंट होता है। प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं करता। इसी तरह प्रोसेसर के अलावा रैम्स होती हैं जिन्हें रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर के साथ मिलके कंप्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन इनकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, कनेक्ट होती हैं उसके साथ ऑप्टिकल ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स, और फिर इसकी स्टोरेज डिवाइसेस मदरबोर्ड के अंदर से कनेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा उसके अंदर ग्राफिक्स प्रोसेसर लगाने की जगह होती है, आपके साउंड कार्ड लगाने की जगह होती है। तो ये सारी चीजें मदरबोर्ड के अंदर होती हैं। फर्दर इसके अंदर जाएंगे कि हमने जब कंप्यूटर लेना होता है तो हमने प्रोसेसर को कैसे देखना होता है, रैम को कैसे देखना होता है, स्टोरेज डिवाइसेस को किस तरह से देखना होता है और खरीदना होता है। मेनली अगर आप स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो उसके अंदर दो तरह के कैटेगरीज होती हैं जो हम बाय करते हैं कंप्यूटर लेते हुए। मेन होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी की ड्राइव होती है जिसके अंदर टेप होता है, मोटी सी होती है, लेकिन उसका जो डेटा रेट होता है वो काफी स्लो। अगर सस्ती हार्ड ड्राइव ढूंढ
रहे हैं जो कि थोड़ी स्लो परफॉर्म करे लेकिन कंपेटिटिव हो, तो आपके लिए हार्ड डिस्क ड्राइव ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर तेज परफॉर्म करे, आप जस्ट क्लिक करें और वो चीजें खुलती जाए, तो आपने SSD को प्रेफरेंस देनी है। SSD को प्रेफर करेंगे और SSD बाय करेंगे। SSD के अंदर फिर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, NVMe है, SATA SSD है, M2 SSD है, PCI SSD है। तो ये डिफरेंट SSD कैटेगरीज हैं। इसके अंदर कौन सी वाली बेहतर है वो आपके यूज पे डिपेंड करता है। यूजुअली लोग SATA SSD बाय करते हैं जो कि कंपैरेटिवली चीपर होती है। फिर आजकल लोग NVMe SSD भी प्रेफर कर रहे हैं जो कि रिलेटिवली फास्ट होती है। अगर डेटा रेट के हिसाब से अगर आपको बताऊं, एक नॉर्मल HDD जो है वो ट्रांसफर करती है डेटा 350 MB पर सेकंड के हिसाब से, जबकि एक SSD 6 GB मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफर करती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तो कौन सी ज्यादा फास्टर होगी। ऑब्वियसली वो एक SSD ज्यादा फास्टर होगी, लेकिन अगर आप मिड रेंज में जा रहे हैं और आपके बजट नहीं है तो आप HDD पे गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप SSD को प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो ये होता है कि जब भी आप विंडोज बूट करते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स आपके जो है ना विंडोज बूट हो जाती है, जबकि एक HDD में आपको 2 से 4 मिनट लगते हैं विंडोज बूट होने में। इसी तरह आप जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं या फिर कोई फाइल्स ओपन कर रहे हैं या फिर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नॉर्मल HDD आपको बहुत टाइम लगाएगी वो चीजें खोलने में, जबकि आपकी एक SSD बहुत फास्टर आपको फंक्शनिंग देगी। प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर की फील्ड में जो है सबसे ज्यादा जो टॉप 2 ब्रांड्स काम कर रही हैं वो है एक इंटेल और दूसरी है AMD और इंटेल में से कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो है दुनिया इंटेल को प्रेफरेंस देती है, लेकिन परफॉर्मेंस AMD की भी अच्छी होती है। जो यूजर्स एडिटिंग करते हैं वो AMD को प्रेफरेंस देते हैं। गेमर्स कंपैरेटिवली जो है इंटेल के प्रोसेसर्स को प्रेफरेंस देते हैं। दोनों में टाई है। अब जो आपका यूज है उस हिसाब से आप जो है वो प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पे आपने फोकस करना है वो होना चाहिए कंप्यूटर का प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर की स्पीड कैसे अंदाजा लगाते हैं? वो हर प्रोसेसर के अंदर उसके कोर्स मेंशन होते हैं। अब कोर टेक्नोलॉजी मेंशन होती है प्रोसेसर्स के साथ। जितने ज्यादा प्रोसेसर के अंदर कोर्स होंगे उतना अच्छा प्रोसेसर उसमें टास्क परफॉर्म करेगा, मल्टीटास्किंग करेगा। यूजुअली कम से कम 8 से 16 कोर्स का प्रेफरेंस होती है। 8 to 16 कोर्स के अब प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। मल्टी कोर टेक्नोलॉजी कहते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि प्रोसेसर के एक कोर के अंदर एक कैलकुलेशन एक वक्त में परफॉर्म होती है। तो अगर डुअल कोर होगा तो 2 कोर होंगे तो 2 अलग अलग कोर एक टाइम पे दोनों कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। क्वाड कोर होगा तो एक टाइम पे 4 प्रोसेसर्स परफॉर्म होंगे। इसी तरह जितने ज्यादा कोर्स ऐड होते जाएंगे उतने ज्यादा प्रोसेसर एफिशिएंसी के साथ काम करता रहेगा। अगर आपने कोर्स को अंडरस्टैंड करना है कि कोर्स किस तरह से प्रोसेसर के अंदर काम करते हैं, तो आपको इंटेल की वेबसाइट पे सारा इसकी डिटेल मिल जाएगी। इंटेल इनसाइड का कौन सा वाला आपने प्रोसेसर लेना है तो इंटेल की वेबसाइट पे जाके आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है। जब आप इंटेल का प्रोसेसर लेने जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि कोर आई की सीरीज जो है वो अवेलेबल है। कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 सीरीज सारी जो है वो यूजेबल हैं, लेकिन आपने नोट करना है कि कौन सी जनरेशन का कोर आई सीरीज लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर i3 है या कोर i5 है, कोर i7 है या कोर i9 है, आपने ये देखना है कि कौन सा जनरेशन उसमें लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लेटेस्ट जनरेशन हर कोर आई में जो आया है वो है 14 जनरेशन। तो आपने देखा है कि चाहे वो कोर i3 हो, कोर i5 हो, कोर i7 हो या कोर i9 हो, 14 जनरेशन से क्लोजेस्ट जो नंबर है वो वाली जनरेशन का आपने प्रोसेसर चूज करना है जो भी आपके बजट में आ रहा हो, ताकि वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर हो और उसके अंदर ज्यादा कोर्स होंगे और ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे एफिशिएंसी आपको मिलेगी। मजीद इसकी डिटेल में जाना है कि कौन से कोर आई सीरीज के कौन सी जनरेशन में कितने कोर्स हैं और वो किस फंक्शंस के लिए बेहतरीन काम करेगा, तो वो मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, उसमें आप जाके ये नोट कर सकते हैं। रैम की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप में जब भी आप बाय करें कोशिश करें कि 8 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए। 8 से 16 या 16 अबव जितनी भी रैम है वो एक्सेप्टेबल है। 8 GB से कम अगर आप जाएंगे तो आपके कॉमन वो आजकल के जो नए सॉफ्टवेयर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। कोशिश करें 8 GB से अबव रैम बाय करें। 16 आइडियली बहुत अच्छी रैम है। अगर 16 GB से ज़्यादा भी अफोर्ड कर सकते हैं तो 16 GB
से ज्यादा की लगाएं, पर कोशिश करें कि ब्रांड उसकी अच्छी हो। वो सैमसंग की और किंगस्टन की ये बहुत ज्यादा रैम्स चलती हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। रैम्स की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो वेंडर आपको बता देगा कि कौन सी ज्यादा सही रहेगी। यूजुअली इसमें कैटेगरीज होती हैं, जनरेशन है इसकी भी, DDR2, DDR3, DDR4। तो वो आपने नोटिस करना है कि आप जो कंप्यूटर बाय कर रहे हैं उसमें कौन सी DDR रैम लग रही है। उस हिसाब से आपने जो है वो M2 सीरीज की और या जो भी सीरीज की उसमें रैम लगती है वो आपने मेक श्योर करनी है। और कोशिश करें कि जब भी आप रैम लें तो आप ब्रांडेड लें और सेम साइज की लें, और उसकी कॉम्बिनेशन नोट करें कि किस कॉम्बिनेशन में वो रैम जो है वो आपके डेस्कटॉप के अंदर फिट होगी। गलत आपने रैम नहीं लगानी, क्योंकि आप गलत कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपका मदरबोर्ड उससे खराब हो सकता है। तो आपने पूछ के देखकर ज्यादा रैम्स बाय करनी है और उसके सीक्वेंस के अंदर आपने रैम इंसर्ट करनी है और सेम ब्रांड्स की सेम साइज की आपने रैम्स लेके बाय करके उसके अंदर फिट करनी है। अगर आप मशीन बिल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गेमर हैं या वीडियो एडिटर हैं, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आप उसकी बॉडी लेंगे, जो केसिंग लेंगे, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर पंखे लगे होने चाहिए, उसके अंदर कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, फैंस होने चाहिए और हवा क्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग या गेमिंग की जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हीट अप होती हैं। तो उसके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। कूलर मास्टर और इस तरह की जो ब्रांड्स हैं, फैंस उसके अंदर लगे होते हैं, हम उसके अंदर देख सकते हैं कि कूलिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हमने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर पावर सप्लाई बहुत अच्छा लगा होना चाहिए, ब्रांडेड पावर सप्लाई लगा होना चाहिए, उससे अच्छी परफॉर्मेंस हमें मशीन में से मिल सके। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, जो कि ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। जब भी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग या हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स की बात आती है, उनके अंदर एडिटिंग की या गेम्स की बात आती है, हार्डवेयर चाहिए होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, जिसे कहते हैं GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। गेमर्स काफी इससे अवेयर होते हैं कि ये GPU क्यों जरूरी होता है। आपके GPU के अंदर भी 2GB, 6GB और 8GB और 16GB इस तरीके से ग्राफिक्स प्रोसेसर्स आपके पूरे एक एक्सटर्नल हार्डवेयर आता है, जिसको जो है वो आप जब उसके अंदर माउंट करते हैं अपने मदरबोर्ड पे, तो ये एक अलग प्रोसेसर बन जाता है और ग्राफिक्स का सारा जो है वो मैकेनिज्म कंप्यूटर से लेके ये अपने अंदर इंटरनली डील कर रहा होता है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं या वर्चुअल रियलिटी का काम कर रहे हैं या न्यूरल नेटवर्क्स का काम कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए आपको या बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए या क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये GPUs की जरूरत पड़ती है। GPUs के अंदर दो बड़ी ब्रांड जो हैं वो काम कर रही हैं, NVIDIA और AMD और NVIDIA दोनों बड़े कंपेटिटर्स हैं GPUs में। दोनों की अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअली कोई भी चूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसर्स ये खुद भी अपने बेचते हैं, ये मल्टीपल ब्रांड्स को भी आउटसोर्स करते हैं जो कि इनसे प्रोसेसर्स खरीद के ये GPUs अपने बना के बेचती हैं। कुछ ब्रांड्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि ASUS है, MSI है, Gigabyte है, ASRock है, Zotac है, Sapphire है, पावर कलर है। ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये सारे NVIDIA या AMD का ग्राफिक्स प्रोसेसर यूज करते हुए अपनी एक ब्रांड का जो है वो GPU सेल कर रहे होते हैं मार्केट में। एट दी एंड AMD या NVIDIA का ही अंदर ये प्रोसेसर यूज करते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने के लिए। इसके अलावा इनका एक बड़ा कंपेटिटर है इंटेल का, इंटेल ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी ICT, उसमें उन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट बनाई है आर्क के नाम से। इंटेल के अपने एक आर्क जो है GPUs लॉन्च हुए हैं जो कि वो भी अवेलेबल हैं, वो कॉस्ट फ्रेंडली भी हैं, वो भी NVIDIA और AMD के अगेंस्ट आप कंप्यूटर में अपने यूज कर सकते हैं। NVIDIA के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उसके अंदर मेन कैटेगरी है NVIDIA GeForce GTX, RTX, Titan। इसी तरह AMD Radeon के बारे में अगर आप बात करेंगे, AMD Radeon के अंदर एक HD सीरीज है, एक R5 सीरीज है, एक R7 सीरीज है, एक R9 सीरीज है, एक RX सीरीज है, Radeon 7 सीरीज है, एक Radeon Vega सीरीज है, एक Radeon Navic सीरीज है। Apple प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो Apple डेस्कटॉप PCs में Macintosh के अलावा एप्पल के बिन्स आते हैं, मिनी कंप्यूटर्स आते हैं, टावर्स भी आते हैं। आइडियली अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो एप्पल के प्रोडक्ट्स ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। बजट उनका ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि एप्पल इज अ ब्रांड, तो वो ज्यादा चार्ज करते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं। एप्पल का एक और जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसके अंदर क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चलते। उसके लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर उनके ऐप स्टोर से बाय करते हैं वो लाइसेंस्ड होना चाहिए और आप नॉन लाइसेंस सॉफ्टवेयर को एप्पल सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपके
आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली एप्पल की तरफ जाएं। और फिर इसके अलावा एप्पल की जो अगर लैपटॉप की रेंज की बात करें तो एप्पल की जो मैकबुक्स है उसमें एप्पल मैकबुक एयर आती है, एप्पल मैकबुक प्रो आती है। करंटली M3 सीरीज जो है वो पॉपुलर है, जो आप बाय कर सकते हैं। उसके अंदर एक डिफरेंट तरह का जो है वो प्रोसेसर उन्होंने यूज किया है जो कि बहुत एफिशिएंट है, उसके अंदर रैम्स एफिशिएंट है। एप्पल M3 की तरफ जा सकते हैं, प्रो ले सकते हैं, एप्पल मैकबुक एयर ले सकते हैं। बजट से थोड़ा सा आपका आउट होता है, लेकिन अगर आपने एडिटिंग करनी है या आपने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करना है कोई भी टास्क, तो यू कैन ऑलवेज चूज फॉर द एप्पल। बट अगर आपका बजट कम है तो दूसरी IBM, डेल और HP की तरफ जा सकते हैं और इनकी मशीन्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं मैसेज देना चाहूंगा यूथ को कि जो भी कंप्यूटर बाय कर रहे हैं, प्लीज आप कोई ना कोई एक डिजिटल स्किल को सीखें, को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप एलिजिबल हो सकें। फ्यूचर जो है AI का है, फ्यूचर आपका वर्चुअल रियलिटी का है, ऑगमेंटेड रियलिटी का है। हर चीज डिजिटाइज हो गई है, डिजिटल हो गई है। आर्टिफिशियल रियलिटी के बारे में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से वो AR लेंसेज काम कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में नॉलेज हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करें। कोशिश करें कि आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर सकें, ताकि उससे हमारे कंट्री को भी काफी बेनिफिट होगा। फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन भी हिट नहीं करेगी इतनी ज्यादा जैसे वैसे करती है। जब आप डॉलर या किसी फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आपको उस चीज से ज्यादा फायदा होता है। तो इसी गुड मैसेज के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी आपको क्वेरी हो वो कमेंट में पोस्ट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।